देखिए जी, लास्ट क्लास में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था। और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने एक तो डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, याद दिलाइए मुझे एक बार। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। फिर हमने कहा था कि मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है जो डिसीजन लेने के काम आती है। और इसके अंदर जो कॉस्ट होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, दूसरी क्या होती है, फिक्स कॉस्ट। और लास्ट क्लास में हम वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो वेरिएबल कॉस्ट का हम एग्जांपल लिखे थे, उसी में आगे लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट में ही। देखो जी, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर अगला पॉइंट लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट में शामिल किया जाता है। क्या शामिल करते हैं जी? जैसे आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। बेटा जब भी डायरेक्ट मटेरियल के नाम से आए समझ लेना ये वेरिएबल कॉस्ट है। कोमा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है ना, इसे भी हम क्या बोलते हैं, ये भी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट होता है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स। और जितना भी आपका जो वेरिएबल ओवरहेड्स होता है, वेरिएबल ओवरहेड्स, इन सभी को मिलाकर वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट की कंडीशन बताएगा कोई? आप मेरे से बताइए, वेरिएबल कॉस्ट की क्या कंडीशन है, कैसे पता चला वेरिएबल कॉस्ट है? देखो, इसको कंडीशन को आप ऐसे कह सकते हैं, बस एक लाइन में बोल सकते हैं आप वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब भी कोई आपसे आपका साथी पूछे ना कि वेरिएबल कॉस्ट की क्या कंडीशन है, तो आप बोलना पर यूनिट ऐसी कॉस्ट जो सेम रहती है। पर यूनिट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, टोटल में। जिसके टोटल में क्या आता है, चेंज आता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल चेंज, उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। उसे क्या बोलते हैं? तो आपका इंस्टीट्यूट ना ये कहता है कि आपको वेरिएबल कॉस्ट के बारे में ज़्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप केवल ये वाला पॉइंट याद रखो, बस इतना। अगर ये पॉइंट याद रखोगे ना, कोई भी चैप्टर आ जाए, कोई भी मार्जिनल कॉस्टिंग आ जाए, बजट आ जाए, स्टैंडर्ड आ जाए, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आ जाए, सबके अंदर यही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, पर यूनिट का मतलब हमेशा पर यूनिट नहीं होता है, वो पर केजी भी हो सकता है, पर लीटर भी हो सकता है, पर किलोमीटर भी हो सकता है, पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में पर में जो सेम रहती है वो हमेशा क्या होगी, वेरिएबल। और टोटल में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा, सेकंड कॉस्ट आपकी कौन सी थी? सेकंड कॉस्ट का हमने नाम लिखा था फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल कर लेते हैं। देखिए, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री में काम करना है। इसमें काम करना है, एक फैक्ट्री लेके काम करना है, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री का मतलब क्या, फैक्ट्री का मतलब क्या, कोई बिल्डिंग ही रहा होगा ना। फैक्ट्री का मतलब तो कोई बिल्डिंग ही रहा होगा ना, भाई किसी घर में आप काम करोगे ना। तो बिल्डिंग लेके अगर आप काम करते हैं तो इसके कौन कौन से एक्सपेंस आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इसके दो तीन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तीन ले लेते हैं। जैसे बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा आपको, क्या देना पड़ेगा, बिल्डिंग का रेंट देना पड़ेगा। अच्छा, ये रेंट आप जो देते हैं ये पर यूनिट के हिसाब से देते हैं या पर मंथ के हिसाब से देते हैं? पर मंथ के हिसाब से देते हैं ना, पर मंथ या एनुअल बेसिस पे, ऐसे रेंट ऐसे ही होता है। तो आपने कहा जी पर मंथ हम देंगे 40,000 रुपये का रेंट। कितना देंगे, 40,000 रुपये का रेंट देंगे। अच्छा, आपका जो इंश्योरेंस होता है, आप अपनी बिल्डिंग का क्या कराएंगे, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराएंगे, या जो मशीनें लेके आप काम करेंगे उस मशीन का आप क्या कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास बाइक है ना, सबके पास स्कूटी या बाइक, तो बाइक का इंश्योरेंस कराया होगा क्या? तो जब आप इंश्योरेंस कराने गए थे तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा था, कितना किलोमीटर चलाओगे?
या ऐसी बातें नहीं पूछी? चलाएं ना चलाएं उनको क्या मतलब है? हमने कहा भाई हम तो घर पे रखेंगे, देखते रहेंगे बस। आप ये बताइए ना, आप हमारा 1 साल का या महीने का क्या अमाउंट चार्ज करेंगे? तो इंश्योरेंस भी हमेशा पीरियोडिकल होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जैसे हमने मान लिया कि भाई 10,000 रुपये महीने का आएगा, कितना आएगा? 10,000 रुपये महीने का आएगा। अच्छा, एक आपका होता है डेप्रिसिएशन। एक आपका क्या होता है जी? अगर खुद का बिल्डिंग है या मशीन आपने खरीद लिया है तो वो डेप्रिशिएट होती है। तो मान लीजिए आपका ये 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन भी लगेगा, 30,000 का डेप्रिसिएशन भी लगेगा। तो बताइए आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल फिक्स कॉस्ट पूरे महीने की कितनी लगेगी? तो आपने कहा जी 80,000 रुपये लगेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये जो आपने निकाली है ना 80,000, इसको कहते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या कहते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं। आप कहेंगे सर फिक्स कॉस्ट कैसे कहेंगे? मैं इस बात को प्रूव कर दूंगा। देखो, कोई भी बात अगर बोली गई है तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना। बिना प्रूफ के तो बात बनती नहीं है। ऐसे बोलने के तो हम बोलते हैं फिक्स होता है। क्यों होता है फिक्स, ये बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताना, ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये 2 प्रकार की है। ये फिक्स कॉस्ट भी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कैश फिक्स कॉस्ट। एक तो क्या होती है बेटे? एक तो आपकी होती है कैश फिक्स कॉस्ट, और एक होती है नॉन कैश। एक क्या होती है? नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में 2 एलिमेंट शामिल होते हैं, एक कैश फिक्स कॉस्ट और बेटा दूसरी कौन सा है? नॉन कैश फिक्स कॉस्ट। मैं अगर आपसे जानना चाहूं इन 3 आइटम में से, आप बताइए रेंट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? रेंट तो जाएगा ना, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जेब से जाएगा ही जाएगा। तो ये कैश फिक्स कॉस्ट हुआ या नॉन कैश हुआ? कैश हुआ ना, कैश में जाएगा। इंश्योरेंस अगर कराया तो पैसा देना ही पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म में पैसा जाएगा भाई आपकी जेब से, या आपके अकाउंट से पैसा कटेगा ही कटेगा। तो ये भी क्या है? कैश फिक्स कॉस्ट। लेकिन आप बताइए, आपका घर है और वो डेप्रिशिएट होता है, बिल्डिंग बिल्डिंग क्या होती है? डेप्रिशिएशन लगता है। एक्सपेंस तो है, मना नहीं कर रहे, खर्चा तो हो गया, लेकिन क्या क्या ये कैश फिक्स कॉस्ट है? क्या क्या डेप्रिशिएशन के नाम का पैसा किसी को देना होता है क्या? नहीं देना होता है। तो हम कहेंगे सर ये एक्सपेंस है, फिक्स कॉस्ट है, लेकिन ये कौन सी है? नॉन कैश। तो इसमें देखिए 40 और 10, 50,000 क्या है? 50,000 तो कैश फिक्स कॉस्ट है। और बेटे 30,000 क्या है? 30,000 नॉन फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, जब तक मुझे वो अलग अलग ना कहे तो मैं कौन सी कॉस्ट की बात करूंगा? कैश फिक्स कॉस्ट की, नॉन कैश की, या टोटल की? हमेशा टोटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टोटल की बात करते हैं। अच्छा देखिए, आपने ये बिल्डिंग किराए पे लिया, इस प्रकार से आपने ये कॉस्ट लगाई। अब ये आप बोल रहे हैं कि ये सर ये फिक्स कॉस्ट है। इस बात को आइए वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेरीफाई करते हैं। अभी बताइए कौन सा महीना चल रहा है? अभी जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई के बाद क्या आएगा? अगस्त आएगा, और फिर क्या आएगा? सितंबर। 3 महीने का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जुलाई महीने में आप उस बिल्डिंग का क्या करेंगे? इस बिल्डिंग का क्या करेंगे आप? आपने जो बिल्डिंग लिया किस पर्पज से लिया है? कोई बताएगा मुझे? कोई भी फैक्ट्री बिल्डिंग किराए पे लेते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, काम करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए उसके अंदर। तो जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन आपने यूनिट्स में किया है। जैसे मान लीजिए जुलाई के महीने में आपने प्रोडक्शन किया 10,000 यूनिट का। कितना प्रोडक्शन किया? 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। आप मुझे बताइए, आपका आपका फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा? आप बताइए जुलाई महीने में रेंट कितना लगेगा? बोलिए। 40,000। इंश्योरेंस कितना लगेगा? 10,000। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 30,000। मतलब कुल मिला के फिक्स कॉस्ट कितनी लगेगी? 80,000 लगेगी। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट हमारी, अगर हम टोटल की बात करें, किसकी बात करें? टोटल की बात करें, टोटल में 80,000 रुपये लगेगा। लो भैया, हमने लिख दिया 80,000 रुपये। अच्छा, उसी बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग कोई चेंज नहीं हुआ है, उसी बिल्डिंग के अंदर अगले महीने में फिर काम करेंगे। और कौन सा महीना आ गया? अगस्त का महीना आ गया। मान लीजिए अगस्त के महीने में हमने 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया। कितना प्रोडक्शन कर दिया? 15,000। आप बताइए क्या आपके रेंट में कोई चेंज आएगा क्या? क्या इंश्योरेंस में कोई चेंज आएगा क्या? क्या डेप्रिसिएशन में कोई चेंज आएगा क्या?
क्या एक महीने का फिक्स कॉस्ट 80,000 था, अब भी कितना रहेगा? 80,000 ही रहेगा ना। क्या ये चेंज हो सकता है? हो सकता है, अगले साल जाके चेंज हो सकता है, इन्फ्लेशन आ सकता है। भाई देखिए, जैसे इस साल आपने कोई बिल्डिंग किराए पे लिया है, अगले साल ओनर उसका रेंट बढ़ा सकता है इन्फ्लेशन में, 10% इंक्रीमेंट कर सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना फिक्स कॉस्ट की बात, विद इन द ईयर हमेशा वो क्या होती है? सेम रहती है। पर मंथ हमेशा क्या मानी जाएगी? फिक्स मानी जाएगी। लेकिन मान लो रेंट अगर बढ़ाने के लिए ना बोले तो अगले साल भी क्या हो सकती है? सेम रह सकती है। उसके अगले साल भी क्या हो सकती है? सेम रह सकती है। जैसे इस एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा और करें अपनी बाइक के साथ, आपने बाइक खरीदा 1 लाख रुपए का, और हम ये कहते हैं 10 साल बाइक चलेगी, तो हर साल कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लग जाएगा? 10,000 का। हर साल 10,000 डेप्रिशिएट होगी। अच्छा, बाइक चलाएंगे तो भी 10,000 डेप्रिशिएट होगी, नहीं चलाएंगे तो भी 10,000। अच्छा, आपने 1,000 किलोमीटर चलाई, 2,000 किलोमीटर चलाई, 4,000 किलोमीटर चलाई, 5,000 किलोमीटर चलाई, क्या इससे कोई लेना देना है? या महीने का 10,000 डेप्रिसिएशन होना है तो होना है, होना ही है। तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करो, मतलब ज़्यादा बाइक चलाओ, या कम प्रोडक्शन करो, कम बाइक चलाओ, रेंट में, डेप्रिसिएशन में, इंश्योरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट इज फिक्स बाय नेचर। क्या बन गया? फिक्स बन गया। अब जैसे मान लीजिए सितंबर में मैं कहता हूं बहुत कम, मार्केट में डिमांड बहुत कम थी, हमने 1,000 का ही प्रोडक्शन किया। कितना प्रोडक्शन किया? 1,000 का ही प्रोडक्शन किया। बताइए आपका रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 80,000 ही लगेगा। 80,000 ही लगेगा। आप बताइए, वेरिएबल कॉस्ट वाला एग्जांपल ओपन करिए एक बार। वेरिएबल कॉस्ट वाला एग्जांपल, पीछे जाइए, ओपन करिए एक बार। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट में क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर महीने में सेम थी? टोटल टोटल की बात कर रहा हूं मैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही थी, लेकिन यहां पर फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है? सेम है। फिक्स कॉस्ट सेम है। लेकिन अगर मैं इस फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट चेक करूं, क्या चेक करूं बेटे? अगर इस फिक्स कॉस्ट को हम यहां पर ऐसे निकाल दें, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, तो बताइए बेटे, 1 यूनिट को बनाने पर आपकी फिक्स कॉस्ट क्या लगेगी? तो यहां पर क्या लिखेंगे? 80,000 डिवाइड बाई 10,000, तो ये आएगी 8 रुपये पर यूनिट। अच्छा, यहां पर करना बेटे, कैलकुलेटर निकालिए। 80,000 डिवाइड बाई 15,000, मे बी ये 8 नहीं रहेंगे, 8 से कम आएगी। तो ये आपकी आएगी 5.33। और ऐसे इसका निकालिएगा, 80,000 डिवाइड बाई 1,000, ये आपकी आएगी 80 रुपये पर नेट। ये आपकी क्या आएगी? 80 रुपये पर नेट। तो आप अगर इसको वेरिएबल कॉस्ट के नेचर के साथ कंपेयर करते हैं तो जस्ट रिवर्स हो गया। जस्ट क्या हो गया? रिवर्स। वेरिएबल कॉस्ट पर नेट क्या था? सेम। वेरिएबल कॉस्ट पर नेट क्या था? सेम। लेकिन फिक्स कॉस्ट पर नेट क्या है? सेम नहीं है, सेम। ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर टोटल में बात करें चेंज हो रहा था, लेकिन फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या हो रहा है? सेम रह रहा है। तो इसका मतलब अगर इसके नेचर की बात करें, इसके बिहेवियर की बात करें, तो बताइए, अगर फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर की बात करें तो बताइए, टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसे लिखेंगे आप, टोटल फिक्स कॉस्ट एट डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल, total fixed cost at different production level will remain same. Different production level will remain same. लो भैया, फिक्स कॉस्ट का नेचर ये होता है कि अलग अलग प्रोडक्शन लेवल पर आपका टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, आपने प्रोडक्शन जब ज़्यादा किया या आपने प्रोडक्शन कम किया, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ। इट विल रिमेन सेम एट ऑल प्रोडक्शन लेवल। लेकिन अगर हम पर यूनिट में देखें, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट will be changed, fixed cost per unit will be changed as per प्रोडक्शन लेवल चेंज। लेकिन आपके फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में चेंज आता है, प्रोडक्शन लेवल चेंज। मैं आपको बताऊं, सीएम में इंटर हो या फाइनल हो, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हमेशा या तो वेरिएबल कॉस्ट से या फिक्स कॉस्ट से या सेम वेरिएबल से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। सिंपली आपसे ये पूछते हैं, आप ये बताइए, एट डिफरेंट कैपेसिटी लेवल कौन सी कॉस्ट के पर यूनिट में चेंज आता है? तो आपको ऑप्शन दे देंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट।
तो कौन सी कॉस्ट के पर यूनिट में चेंज आता है? फिक्स कॉस्ट के पर यूनिट। भाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। तो फिक्स कॉस्ट वाले में चेंज आता है। सेमी वेरिएबल में भी आता है, पर यूनिट सेमी वेरिएबल भी चेंज होती है। लेकिन अभी हमने सेमी वेरिएबल की बात नहीं करी है, तो हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट की और फिक्स कॉस्ट की। अच्छा, दोनों को अगर एक साथ कंपेयर करते हैं, दोनों को एक साथ कंपेयर करते हैं, जैसे एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार। इसके एग्जांपल लिखना बेटे, कौन कौन से फिक्स कॉस्ट आती है आपकी एग्जांपल में, क्या लिखेंगे? जैसे अभी आपने लिखा था रेंट, इंश्योरेंस, एप्रिसिएशन, और बोलिए परमानेंट स्टाफ सैलरी। जो आपका परमानेंट स्टाफ होता है ना बेटे, जिसको आप पर मंथ के हिसाब से सैलरी देते हैं, ठीक है। जैसे सुपरवाइजर हो गया, मैनेजर हो गया, फोरमैन हो गया। इनको आप ना क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट नहीं करते हो, प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं करते हो, बल्कि क्या करते हो, टाइमली, महीने के हिसाब से पेमेंट करते हो। अच्छा, एक आता है जनरल लाइटिंग। देखो मैं आपसे एक बात करता हूँ, दो प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं बिजली के, ETC लिख देते हैं। आप मुझे बताइए, एक होती है पावर कॉस्ट, पावर कॉस्ट, और एक होती है जनरल लाइटिंग। अच्छा, पावर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो बिजली का बिल जो मशीन चलेगी तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे AC लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। अच्छा, AC चलेगा तो AC की पावर कॉस्ट आएगी, और जैसे ही क्लास नहीं होगी AC बंद कर देंगे तो पावर कॉस्ट नहीं आएगी। लेकिन जो जनरल एरिया है, आप ऊपर से नीचे जाएंगे, कुछ एरिया क्या होता है, जनरल एरिया होता है, वो लाइटें हमेशा जलती रहती है। स्टूडेंट आए ना आए, घंटे में पढ़ाई हो या ना हो, 4 घंटे पढ़ाई हो, 6 घंटे हो, 7 घंटे, वो तो हमेशा क्या होंगे, जलेंगे। तो जनरल लाइटिंग का जो खर्चा आएगा, वो क्या स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा? ऐसे ही फैक्ट्री में होता है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी जब मशीनें चलती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जब चलाते हैं, उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो तो पावर कॉस्ट होती है। लेकिन कुछ फैन ऐसे होते हैं, कुछ लाइटें ऐसी होती हैं जो हमेशा ही जलते रहते हैं। आप SMS हॉस्पिटल जाना, SMS हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में, जनरल एरिया में आप देखना, पंखे और लाइटें हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा ही चलती रहेंगी। तो उनका जो बिजली का बिल आ रहा होगा, क्या वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है? अच्छा, पेशेंट आए ना आए, ज़्यादा आए कम आए, ऑपरेशन ज़्यादा हो कम हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो बिजली का बिल उतना ही आना है, वो तो होता है फिक्स। लेकिन वो जो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट आया और उस दौरान जो मशीनें चलाई ऑपरेशन करने के पर्पज से, प्रोडक्शन करने के पर्पज से, तो वो वाला जो बिजली का बिल आएगा उसे पावर कॉस्ट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पावर कॉस्ट। तो पावर कॉस्ट तो ज़्यादा मशीन चलाएंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, कम प्रोडक्शन करेंगे तो मशीन कम चलेगी, तो वो वाला कॉस्ट क्या होता है, वो वाली कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट में आती है। तो ये आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बार एक टर्म्स के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। एक टर्म्स होती है कॉस्ट। क्या होती है बेटे? एक टर्म्स कॉस्ट होती है। आइए इसको एक बार डिटेल कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। ये कॉस्ट क्या होती है? अच्छा, आप में से 90% स्टूडेंट जानते हैं कॉस्ट क्या होती है। चलिए बात कर लेते हैं। आप बताना जी, व्हाट इज कॉस्ट? गुड्स का प्रोडक्शन किया तो जो खर्चा लगा उसी को क्या बोलेंगे? कॉस्ट बोलेंगे। आप बताइए। तो वो जो हिंदी में बोला आपने, आप उसको रिपीट कर रहे हैं। उन्होंने ही बोला किसी भी गुड्स को बनाने में, आपने प्रोडक्ट बोल दिया। तो गुड्स और प्रोडक्ट का मतलब एक ही है। आप बताइए कॉस्ट क्या होती है? वही होती है। वही क्या? अच्छा, केवल प्रोडक्शन करने में जो खर्चा लगेगा वो कॉस्ट होती है, या प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना भी है? प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना भी है। ठीक है, थोड़ा और डिटेल करेंगे इसको। और ये आपका ICMI इंस्टीट्यूट क्या कहता है उसके हिसाब से लिखते हैं। नंबर ए लिखेंगे जी। क्या करें? पेन चलाना? कहाँ से चलेगा? लीजिए। ठीक है, आइए देखिए जी। नंबर ए में लिखेंगे कोस्ट रिप्रेजेंट, cost represent the resources, cost represent the resources, साथ साथ लिखते जाएंगे, that have been or must be sacrificed
sacrifice to attain a particular goal। अच्छा बताइए ना, आप जितने भी स्टूडेंट हो, आप सभी लोगों का गोल क्या है? क्या चाहते हो भाई जीवन में आप? ओ भाई, ऐसे तो अल्टीमेट सबका ही होता है। आज के दिन आपका गोल क्या है? बताइए जी, आपका गोल क्या है? ये लड़की आप बताइए। हाँ, व्हाट इज योर गोल? कोई आपसे सीएमए बनना, सिंपल सी बात है भाई। आप सीएमए कर रहे हैं, सीएमए बनना, सीए कर रहे हैं, सीए करना, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना, एक्सपेंड करना बिजनेस को। पढ़ाने वाला बोलेगा तो पढ़ाना मेरा गोल है। तो क्या वो गोल ऐसे ही मिल जाएगा क्या हमें? या उस गोल को पाने के लिए कुछ रिसोर्स लगाने पड़ेंगे, उस रिसोर्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे आपको सीएमए बनना है तो पहले आपने सीएमए इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन कराया होगा, तो वहाँ कुछ पैसे आपने दिए होंगे। फिर आपने कहा भाई पेपर को पास कराने के लिए कोचिंग लेनी पड़ेगी, कोचिंग वाले को पेमेंट दिया होगा। कोचिंग वाले ने कहा कि अगली क्लास में पेन कॉपी लेके आ जाना, तो पेन कॉपी आपने खरीदा होगा। बाहर का स्टूडेंट है, जयपुर में आके रहेगा, तो वो कमरे का किराया देगा। वो किस लिए दे रहा है? वही सीएमए के चक्कर में दे रहा है ना। अगर सीएमए ना कर रहा होता तो क्या वो जयपुर आके किराए के मकान में रहता? नहीं रहता। अच्छा, पेन पेंसिल खरीदेगा, आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा। ये सारे खर्चे किस वजह से लग रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को सीएमए बनना है। तो किसी भी गोल को पाने के लिए जो हम रिसोर्स लगाते हैं, वो जो रिसोर्स आप लगा देंगे, या तो लग गए या लगा देंगे, उन सभी रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन आईसीएमआई ने दी है। क्या डेफिनेशन दी है बेटे? कॉस्ट रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज दैट हैव बीन और मस्ट बी सैक्रिफाइस टू अटेन ए पर्टिकुलर गोल। किसी भी गोल को पाने के लिए जो आपने रिसोर्स सैक्रिफाइस किया है, वही आपकी क्या कहलाएगी? कॉस्ट कहलाएगी। अच्छा, अभी आपने कहा था प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये हो गई सिंपल डेफिनेशन। तो भी लिख लेते हैं, लिखिए। कॉस्ट मीन्स अमाउंट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन। केवल प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भाई आप प्रोडक्शन करके क्या घर में ही कंज्यूम कर लोगे? क्या कस्टमर तक पहुंचाना भी पड़ेगा? कस्टमर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। इसलिए याद कीजिए, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी आती है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कॉस्ट का ही पार्ट होता है। तो कॉस्ट मींस अमाउंट इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में लगेगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। गुड्स को बनाने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट करने तक के जो खर्चे होते हैं, वो सभी किस में आएंगे? कॉस्ट में आएंगे। आप कहेंगे सर एग्जांपल दीजिए। आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है मोहन। उसने कहा भैया आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करते हैं, तो मोहन एंड एसोसिएट उसने अपना काम शुरू किया, और भी लोगों को ऐड किया होगा। अच्छा, मोहन ने एक कंपनी बनाया और उसने कहा जी हमारा एक गोल है। हमने कहा भाई क्या गोल है? उसने कहा सर ये कोचिंग में जो स्टूडेंट आते हैं ये चेयर पे बैठते हैं, तो हम क्या बना के बेचेंगे? चेयर बना के बेचेंगे। क्या बना के बेचेंगे? चेयर। तो बताइए मोहन एंड एसोसिएट का क्या गोल है? चेयर बना के बेचना। अच्छा, ये चेयर बना के बेचेंगे। उसने कहा कि भगवान आज हम एक काम शुरू करने जा रहे हैं चेयर बनाने का, हमारे काम में हमें बरकत देना। तो बताइए क्या ऐसा बोलने से चेयर बन जाएगी या काम करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की चेयर वो बनाना चाहते हैं। ये चेयर का डिजाइन हमने बना दिया, आप भी ऐसे बना लें। मोहन एंड एसोसिएट का गोल क्या है? चेयर बनाना। अच्छा, ये चेयर बनाना उनका गोल है, तो इस गोल को पाने के लिए उनको क्या लगाने पड़ेंगे? कुछ रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे बेटे? इस गोल को पाने के लिए मोहन एंड एसोसिएट को कुछ रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। बेटा आप बताइए, आपके टैक्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। अच्छा, बाद में उसमें और भी आ जाते होंगे, जैसे पहले आता था सेल टैक्स, वैट, जैसे कैटेगरीज होती है ना। अच्छा, अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। कितने रूल होते हैं? 3। रियल, नॉमिनल और पर्सनल। क्यों बेटे 3 क्यों, 1 क्यों नहीं? 3 क्यों? सर उन्होंने अकाउंटिंग को समझाने के लिए एक नियम बनाया है। तो जैसे अकाउंटिंग को समझने का एक नियम है, वैसे ही कॉस्टिंग को समझने का भी कोई नियम होगा।
उसने कहा भाई इसमें जितने भी कॉस्ट लगेगी, जितने भी खर्चे लगेंगे, उनकी केवल 3 ही कैटेगरी होंगी। तो इसके कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कितने एलिमेंट होते हैं बेटे? 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। मैं कहता हूँ इस चेयर को बनाने में 100 प्रकार के खर्चे लगेंगे, 70-80 खर्चे लगेंगे, 200-300 लगेंगे, मुझे नहीं मतलब, मुझे नहीं मतलब। मैं क्या बोलूँगा? देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं जी? तत्व। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 तत्व लगते हैं, 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट लगती है। जैसे आप बताइए, अच्छा ये चेयर किसकी है बेटे? लकड़ी की है, लकड़ी की है। तो भाई आपको क्या लगाना पड़ेगा? टिम्बर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लकड़ी खरीदनी पड़ेगी ना आपको। क्या लकड़ी आपके घर में होती है क्या? नहीं, बाजार से लानी पड़ेगी। अच्छा केवल टिम्बर खरीदने से काम चल जाएगा? नहीं, आपको इस लकड़ी को जोड़ने के लिए कुछ नेल्स वगैरह लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? कुछ नेल्स, कीले वगैरह लगानी पड़ेंगी। या हो सकता है कि आपको क्या खरीदना पड़े? फेविकोल खरीदना पड़े। ठीक है, फेविकोल लगाना पड़ेगा। लकड़ी को चमकाने के लिए कुछ ऑयल वॉयल खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे जो आपने एक्सपेंस किया है इस चेयर को बनाने के लिए, आपने टिम्बर परचेज कर लिया, आपने नेल्स परचेज कर लिया, आपने फेविकोल ऑयल परचेज कर लिया, आपने लूज टूल्स परचेज कर लिए। ठीक है, ये सारे आप लेके आ गए। अच्छा ये नेल्स और टिम्बर आपने एक कमरे में रख दिया फैक्ट्री के अंदर, और आपने कहा चेयर बन जाओ। ठीक है, मतलब ऐसे कोई आशीर्वाद है क्या? चाहिए चाहिए। ठीक है, बन जाएगी चेयर। इस चेयर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अब? कौन बनाएगा चेयर? लेबर। कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता लेबर है, लेकिन मुझे ये पता है कि कुछ लोगों को हायर करना पड़ेगा। अच्छा लोग कौन कौन होंगे बेटे? देखो, हमने क्या किया, ये 2-4 लोगों को बुलाया, इनको कहा भाई लकड़ी को काट काट के चेयर बनाना है, जिसे हम कहते हैं कारपेंटर। क्या कहते हैं जी? कारपेंटर। इनकी हेल्प करने के लिए कुछ लोगों को हमने रखा, जिनको हमने नाम दिया हेल्पर। क्या नाम दिया? हेल्पर नाम दिया। इन सभी के ऊपर मैनेज करने के लिए हमने कोई सुपरवाइजर रखा। क्या रखा बेटे? सुपरवाइजर रखा, हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। पूरी फैक्ट्री का हमने क्या रखा? एक मैनेजर रखा। तब बहुत सारे लोग हमने लगाए। अच्छा जो भी आदमी, औरत या कोई बच्चा किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसको बनाने में? चेयर को बनाने में। चाहे वो चेयर बना रहा हो, चाहे सिस्टम को मैनेज कर रहा हो, इन सभी लोगों को वर्कर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कर कहते हैं। चलो ठीक है, आपने 10-20 आदमी अपॉइंट करे, किसी को नाम दे दिया कारपेंटर का, किसी को नाम दे दिया हेल्पर का, किसी को नाम दे दिया सुपरवाइजर का, किसी को नाम दे दिया मैनेजर का। आप भी तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ज्वाइन करेंगे ये में बनने के बाद, तो आप इनमें से कौन सी पोस्ट पे जाएंगे? मैनेजर की पोस्ट पे। एसोसिएट मैनेजर स्टार्टिंग में, बाद में ब्रांच मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर। ऐसे ही आपका पोस्ट बढ़ता जाएगा, बाद में आप पूरी कंपनी को कैप्चर कर लेंगे, सीईओ बन जाएंगे उस कंपनी के। बहुत सारे लोग बनते हैं और सीएम में हाईएस्ट पोस्ट पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? हाईएस्ट पोस्ट पे जाते हैं। अच्छा लकड़ी भी खरीद लिया, लेबर भी हायर कर लिए, बात बन जाएगी क्या? बन जाएगी। और ये लाके आपने गांधीनगर चौक पे रख दिया। भाई क्या ये लाल कोठी वाले चौक पर ऐसा काम करने देंगे? क्या चौक पे ऐसा काम कर सकते हैं सार्वजनिक जगह पे? नहीं, आपको अपनी जगह लेनी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी आपको ये खर्चा करना पड़ेगा। क्या खर्चा करना पड़ेगा? आपको कोई बिल्डिंग किराए पे लेनी पड़ेगी। तो बताइए अगर बिल्डिंग किराए पे लेंगे तो क्या देना पड़ेगा? रेंट देना पड़ेगा। मशीनें खरीदनी पड़ेंगी लकड़ी को काटने के लिए, मशीनों को क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा मशीन चलेंगी तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज आएगा। सारे सिस्टम का क्या कराना पड़ेगा? इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ये वाले खर्चे भी तो लगेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए, इसमें आप ना हजारों खर्चों का नाम लिख सकते हैं, फ्री सैंपल, एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, बाद में जाके डिटेल करेंगे इस बारे में। मैं कुछ कॉमन एक्सपेंसेस का नाम लिखा है। आप बताइए, सभी खर्चों को मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया। बताइए इन पहले वाले खर्चों को क्या नाम से जानेंगे? इसे इसे कहते हैं मटेरियल। मैं रॉ मटेरियल नहीं पता मुझे, मुझे पता है इसे क्या बोलते हैं, मटेरियल कहते हैं। आप सीधा रॉ मटेरियल कैसे कह सकते हैं? नेल्स कब से रॉ मटेरियल होने लग गया? ठीक है, तो आप रॉ मटेरियल ना कहें, पहले क्या बोले? मटेरियल। मटेरियल। अच्छा फिर आपने जो इंसान हायर करे उनको पेमेंट करेंगे, उनको वेजेस देंगे, उनको कहते हैं लेबर।
तो देखो, लेबर को पेमेंट करेंगे, लेबर कॉस्ट बन जाएगी। मटेरियल का पेमेंट करेंगे, मटेरियल कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मटेरियल कॉस्ट। अच्छा देखिए, ये कारपेंटर हो, हेल्पर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, क्या ये सारे इंसान है या नहीं है? ह्यूमन बींग्स हैं। तो क्या क्या इंसानों को मटेरियल कह सकते हैं? तो मान लीजिए इस फैक्ट्री के अंदर रामलाल काम करता है और कोई कहे ओ भैया मटेरियल चला आ रहा है, हिंदी में हिंदी बोलो उसको, है ना, तो अच्छा लगेगा? आप किसी को ऐसे नाम से कैसे बोल सकते हैं, मटेरियल चला रहा है? अरे इंसान है भाई। आप उसकी पोस्ट के नाम से कह सकते हैं, मैनेजर चला रहा है, सुपरवाइजर आ रहा है, आप उसे मटेरियल नहीं कह सकते, सेल्स के नाम पर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, देखो, मटेरियल और लेबर में एक बेसिक डिफरेंस है भाई। ये तो निर्जीव चीजें होती हैं, ये सजीव चीजें होती हैं, पहली बात तो ये। दूसरा, ये मटेरियल दुकानों पे खरीदा बेचा जाता है, क्वांटिटी काउंट करके, वजन करके। लेकिन लेबर को आप दुकान पे खरीद बेच नहीं सकते। दास प्रथा नहीं है यहाँ पर, स्लेवरी नहीं है जैसे अफगानिस्तान में है, और सऊदी अरब में भी छुप छुपा के करते हैं स्लेवरी। अब अपने यहाँ नहीं है इंडिया में, ना कभी थी, विदेशों में रही होगी एक समय पे, अपने लोगों को ले जाते थे, दास बनाते थे, वो अलग बात है, ठीक है, पार्ट है। लेकिन आप बताइए, क्या मैं इस बच्चे को कहूँ कि भैया मुझे ना एक बंदा चाहिए, आप जाओ दुकान पे 10 किलो का एक बंदा कटवा के लाओ लेबर, 10 किलो का एक लेबर लेके आओ बच्चे को, मतलब मैंने बच्चा मंगाया होगा? क्या ऐसा बच्चा केजी के हिसाब से बिकता है क्या? नहीं, आप उसे मटेरियल नहीं कह सकते हैं। मटेरियल वो होता है जो दुकानों पे खरीदा बेचा जाता है, जिसका आप फिजिकल क्वांटिटी काउंट करते हैं, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है। सर देख तो लेबर को भी सकते हैं, लेकिन दुकानों पे खरीदा बेचा नहीं जाता, वो सजीव प्राणी है, उसको अपॉइंट करते हैं। क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, मटेरियल ये है और ये लेबर है। लेकिन आप बताइए, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जिनको ना तो मटेरियल की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना लेबर की कैटेगरी में, वो हजारों प्रकार के होते हैं, हजारों खर्चे होते हैं, उनका एंडलेस है, उसका नाम भी आप याद नहीं रख सकते। आप बताइए, रेंट, रेंट को क्या मैं मटेरियल कह सकता हूँ? क्या आप दुकान पे जाके कह सकते हैं भैया 10 रुपए का रेंट देना? रेंट कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? अरे रेंट तो एक एहसास है। आप किसी कमरे में रहते हैं, उसका किराया देते हैं, 10,000 रुपये चला गया। अच्छा, आपको कुछ मिला नहीं, रहने के लिए छत मिली थी बस, उसमें काम करने के लिए आपको एक घर मिल गया था, एक्चुअली में आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी मिली नहीं, वो छोड़ना होता है आपको वापस, उसकी केवल आप सेवाएं लेते हैं घर की, और जैसे आपका काम टाइम पूरा होता है आप उसे खाली करो। इसका मतलब आप रेंट को, डेप्रिसिएशन को, बिजली के बिल को, इंश्योरेंस को, इनको मटेरियल नहीं कह सकते। अच्छा, आपने रेंट जिसको पे किया होगा, क्या वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है? नहीं, तो बिल्डिंग का ओनर है। और बिल्डिंग का ओनर अगर मान लो आपकी फैक्ट्री में आके काम करता है, तब तो वो लेबर कहलाएगा। उसने अपनी बिल्डिंग आपको दी रहने के लिए, काम करने के लिए, बदले में किराया लिया, क्या वो लेबर है आपका? तो रेंट को लेबर कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ऑल एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर, क्या लिखेंगे? ठीक है, ऑल चार्जेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। हम क्या बोलेंगे बेटे? एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। तो जैसे अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल होते हैं, वैसे ही कोस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। एक का नाम क्या है? मटेरियल, दूसरे का नाम क्या है? लेबर, और तीसरे का नाम क्या है जी? एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मटेरियल कॉस्ट में प्लस कर देते हैं लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट में देन प्लस कर देते हैं एक्सपेंसेस, इन तीनों के टोटल को बेटे हम क्या कहेंगे? इन तीनों के टोटल को टोटल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? टोटल कॉस्ट कहते हैं, दैट इज टोटल कॉस्ट। तो कोई अगर आपसे पूछता है भाई टोटल कॉस्ट क्या होती है, तो आप क्या बोल देंगे? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। अच्छा, टोटल कॉस्ट के कितने एलिमेंट हैं? अभी दोबारा बोलिए एक बार जल्दी से। टोटल कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं। एक का नाम क्या लिखा आपने? देखो, जब आप केवल मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट, केवल लेबर की बात करेंगे तो क्या बनेगा? लेबर कॉस्ट। और जो ना मटेरियल होता है ना लेबर होता है, उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया, बताओ एडवर्टाइजमेंट मटेरियल है क्या? लेबर है क्या? कोई भी खर्चा ऐसा जो समझ में ना आए, ये मटेरियल नहीं होगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेबर भी नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है, तो सारे किस में डाल दो? एक्सपेंस वाली कैटेगरी में। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, वेयर हाउस, वेयर हाउस के साफ सफाई के खर्चे मटेरियल है क्या? नहीं, एक्सपेंस में आएगा। किस में आएगा? एक्सपेंस में आएगा।
अच्छा अभी आप मैं देख रहा था, अजमेरा जी ने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि दोस्तों वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन उन्होंने कॉस्ट का वर्ड यूज नहीं किया, टैक्स। क्या यूज किया? उन्होंने बोला कि भाई डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है जी? इंसान पे लगता है, इंसान के माथे पे। कहा? अच्छा, वो इंसान जो कमाएगा इनकम उसके ऊपर जो लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अच्छा, कोई भी सामान जब खरीदता है, कमा कोई और रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन कंजम्पशन पे भी क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जैसे टैक्स दो प्रकार का होता है ना, उसी प्रकार से हमारी कॉस्ट भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की कॉस्ट होती है। अब आपने ये कहा था क्या सर ऐसा क्यों, डायरेक्ट टैक्स क्यों होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों होता है? होता है, लेकिन वो होता क्या है ये समझना है बस। भाई आपने ये तो क्वेश्चन नहीं किया ना, क्यों डायरेक्ट क्यों बनाया जी, इनडायरेक्ट क्यों बनाया जी। हाँ, ये जरूर बता सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहते हैं, और आप बोलते हैं हाँ सर ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही कोस्टिंग में आगे बढ़ने के लिए आप कोस्ट को एक पार्ट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कोस्ट के कितने पार्ट होते हैं? दो। एक क्या होती है? एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट। क्या होती है बेटे? एक कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा ना, मैं इसमें ना एक अलग से हटके क्वेश्चन पूछता हूँ। कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट क्यों कैलकुलेट करती है? क्या क्या जरूरत पड़ी उसे, क्यों क्या कॉस्ट कैलकुलेट कर रही है? करे ही नहीं, काम करती रहे बस। अरे देखिए ना, जब तक किसी को अपनी कॉस्ट का नहीं पता होगा, वो अपना सेल प्राइस कैसे बताएगा? क्योंकि देखिए ना, सेल प्राइस कैसे आता है बताइए एक बार। सेल प्राइस कैसे आता है? जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट एक्स बनाता है, कोई कोई भी कंपनी प्रोडक्ट एक्स बनाती है। अच्छा, एक्स बना के क्या करेगी? सेल्फ कंजम्पशन या सोल्ड टू मार्केट? सोल्ड टू कस्टमर। मार्केट में बेचेगी कस्टमर को। कस्टमर नहीं कहेगा भैया किस प्राइस पे, प्राइस बताओ ना। उस प्राइस को क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। तो ये सेल प्राइस बताने की जिम्मेदारी किसकी? कंपनी कस्टमर को बोल दे जो देना दे दो। अच्छा मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, आपने कहा जी पेन देना जी। आपने दो चार पेन उठा लिए, फिर आपने पूछा भाई प्राइस बताओ, तो जो देना दे दो। मंदिर है क्या, जो चढ़ाना चढ़ा दिया, या ऐसे ही प्रसाद लेके ऐसे ही छुप के आ गए, पुजारी से नजरें चुरा के? ऐसे किया है कभी? किया है ना आपने? भगवान, अरे भगवान तो अपना है, चढ़ाए ना चढ़ाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो दुकानदार ऐसे जाने देगा आपको? क्या ऐसे बोलता है जो देना दे दो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। उनको अपना एक प्राइस बताना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं। तो ये सेल प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? पहले उनको अपनी प्रोडक्ट की क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट पर पेन। क्या निकालनी पड़ेगी बेटे? एक एक पेन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। देन इसमें ऐड क्या करेंगे? प्रॉफिट पर पेन। कॉस्ट पर पेन में प्रॉफिट पर पेन ऐड करेंगे, तब आपके पास सेल प्राइस पर पेन आएगा। जैसे मान लीजिए आपने बोल दिया कि 10 रुपए का प्राइस है। क्या प्राइस है? 10 रुपए। इसका मतलब ये रहा होगा कि 6 रुपए कॉस्ट लगी होगी, और पर पेन आप क्या कमा रहे हैं? 4 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो बात ये है कि 6 रुपए की कॉस्ट क्या है? तो ये 6 रुपए की कॉस्ट टोटल कॉस्ट है बेटे। कौन सी कॉस्ट है? टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट को लिखने का अपना एक तरीका है। आप अपनी मर्जी से कॉस्ट नहीं लिख सकते हैं कि कोई भी खर्चा कहीं भी लिख दिया। एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है। क्या होता है? एक सिस्टमेटिक मैनर होता है कॉस्ट रिकॉर्ड करने का। इसके ऊपर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे? 1 से लेकर 24 तक। कितने पढ़ने पड़ेंगे? 1 से लेकर 24 तक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेंगे। और उनके नाम आपको याद होने चाहिए। उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं एक एक दो बोल देता हूं। जैसे पहला जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, पहला फर्स्ट, वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वही तो पढ़ा रहे हैं आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। अच्छा, दूसरा होता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। तीसरा होता है ओवरहेड्स। ठीक है, फोर्थ होता है क्या? फोर्थ बोलिए। फोर्थ क्या होता है? देखिए याद नहीं है ना, तो ऐसे 24 याद करने पड़ेंगे। देखिए, पांचवा मुझे याद है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, छठा मुझे याद है मटेरियल कॉस्ट, सातवां मुझे याद है लेबर कॉस्ट। लेकिन ऐसे करते करते कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 1 से 24 है।
तो आज आपका होमवर्क भी यही है, 1 से लेकर 10 तक। कहाँ तक? 1 से लेकर 10 तक। 4 है बेटे प्रोडक्शन कॉस्ट। 4 क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो 1 से लेकर 10 तक आपको क्या याद करके आने हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करके आने हैं। नहीं नहीं, मैं कॉपी बंद नहीं करवा रहा हूँ, ये तो आपको याद करना ही होगा। 12 महीने लग जाएंगे याद करने में। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। और 1 से लेकर 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पूरी कॉस्टिंग है 100 नंबर की। इसमें हम उसका एक हिस्सा पढ़ रहे हैं, केवल 1% वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। कितना पार्ट पढ़ रहे हैं? केवल 1% वाला पार्ट। तो आपने कहा जी डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है उसको, सॉरी टोटल कॉस्ट को 2 पार्ट्स में बांटते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरे को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। जल्दबाजी में नहीं चलेंगे, आराम से बताना। अच्छा, ये टोटल कॉस्ट किससे बनती है? मटेरियल से। किससे बनती है? लेबर से। और किससे बनती है? एक्सपेंस से। ये बात मान रहे ना आप? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, तीनों को मिला के क्या बनता है? टोटल कॉस्ट बनता है। अच्छा, यही कॉस्ट को फर्दर में कितने पार्ट में बांटते हैं? तो एक को क्या बोलेंगे? दूसरे को क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट का एक एलिमेंट है मटेरियल। अगर टोटल कॉस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है तो मटेरियल कॉस्ट भी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इसी प्रकार से लेबर कॉस्ट भी कितने पार्ट में डिवाइड होगी? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और एक्सपेंसेस को भी कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो बताइए जी, मटेरियल का पहला पार्ट क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। भाई मटेरियल का पूरा नाम होता है मटेरियल कॉस्ट। कॉस्ट तो दो होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो एक को नाम देंगे डायरेक्ट मटेरियल, तो दूसरा क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। इसी प्रकार से लेबर को भी कितने पार्ट में बांटते हैं? 2 पार्ट में बांटते हैं। बताइए बेटे, एक पार्ट को क्या बोलेंगे? कुछ लोगों की वेजेस को डायरेक्ट वेजेस बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। और कुछ लोगों को क्या नाम दे देंगे? इनडायरेक्ट लेबर का नाम। अच्छा, एक्सपेंस के भी कितने हिस्से बनेंगे? एक्सपेंस के भी 2 हिस्से बनेंगे। एक को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंस। और दूसरे को हम नाम क्या देंगे? दूसरे को नाम देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है बेटे। अच्छा, एक बात समझिएगा, एक बार दिमाग को बिल्कुल हल्का करिए। आप ये बताइए, कोस कितने एलिमेंट से मिलके बनती है? 3। बस 3 ही एलिमेंट होते हैं। एक क्या? मटेरियल, एक लेबर, एक एक्सपेंस। फर्दर में उन्हीं तीनों को 2 पार्ट्स में बांटते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो आप मुझे बताना, मटेरियल के साथ देखो, जिस मटेरियल के साथ डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिस लेबर के साथ क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट। और जिस एक्सपेंस के साथ डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर इन तीनों को एक साथ ले आए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, बताइए इन तीनों के टोटल को क्या नाम देंगे? इन तीनों के टोटल को कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। बेटा मैं प्राइम कॉस्ट की बात ही नहीं करी, प्राइम कॉस्ट पे आएंगे, इसी का दूसरा नाम प्राइम कॉस्ट होता है, बाद में बात करेंगे। तो इसे हमने नाम क्या दे दिया? डायरेक्ट कॉस्ट। और जिनका सरनेम क्या है? जिनका सरनेम इनडायरेक्ट है बेटे, उन सबको एक साथ ले आओ। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, और कौन सा बेटे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों के टोटल को क्या नाम देंगे? इन तीनों के टोटल को नाम कहते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। और बेटे आपको जानकर ये पहले से पता ही होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही ओवरहेड्स कहते हैं। बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम है ये ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स के बारे में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 3। तो इसके बारे में डिटेल जानना पड़ेगा, तो पहले क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट कॉस्ट को एक नाम से और जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। दैट इज प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट के अंदर इसको प्राइम कॉस्ट कहते हैं। नोट करिए इसको। वैसे ये बेसिक ऑफ कॉस्टिंग का पार्ट है, लेकिन हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे। अच्छा, फाउंडेशन में पढ़ा था ना ये पहले?
नोट कर लिया? देखिए, इसमें आज की क्लास का लास्ट पार्ट कर रहे हैं बस। इसमें ये बताना आपको डायरेक्ट कॉस्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर आपको डायरेक्ट कॉस्ट का पता चल गया, बाकी जो बच जाएंगे वो क्या होंगे, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखो, हम आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट को समझा ही नहीं सकते। क्या समझा सकते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। और आपको समझना भी क्या है, केवल डायरेक्ट कॉस्ट को समझ लो। जैसे मान लीजिए आप छोटे से बच्चे हैं, तो घर वाले ये कहते हैं कि भाई जो कुआं होता है ना, कुआं, बेटा कुएं के पास मत जाना, उसमें गिर जाओगे तो मर जाओगे। तो बच्चा ये बोलेगा, आप बताओ किस किस के पास जाएं। अब किस किस के पास जाएं कैसे समझाएं? जिसके पास नहीं जाना वो समझा दो ना। जैसे हम ये कहते हैं भाई चोरी मत करो, फिर क्या क्या करें? भाई चोरी नहीं करना है बस, ठीक है, बाकी बाद में बताते रहेंगे आपको, एक एक स्टेप चलेंगे। जैसे हम कहते हैं गाली मत दो, फिर क्या दें, है ना? तो क्या दें बात नहीं है भाई। दो प्रकार की कोशिश, सिंपल सी बात है, तीसरी है ही नहीं। एक डायरेक्ट कोर्स होगी, दूसरी क्या होगी, इनडायरेक्ट। अगर मुझे किसके बारे में पता चल जाए, डायरेक्ट कोर्स के बारे में, तो जिसके बारे में नहीं पता चलेगा वो क्या है, डायरेक्ट कोर्स है। तो इसकी डायरेक्ट कोर्स की डेफिनेशन क्या दे रखी है, ध्यान से समझिएगा। इसके बारे में कहते हैं द कॉस्ट, साथ साथ लिखेंगे, द कॉस्ट which is directly identifiable, which is directly identifiable with a finished product, with a finished product। तो भैया इसी लाइन से आप डायरेक्ट कॉस्ट को समझ सकते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी फिनिश प्रोडक्ट के साथ आप डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। आप बताइए बेटे, ये मैंने बैठने के लिए रखा है क्या? अब मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठूंगा, है ना? आप ये बताइए क्या है? ये टेबल बोल लो, स्टूल बोल लो, चेयर बोल लो एक बार, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ की है ये तो पता है ना, प्लास्टिक की है, प्लास्टिक की। अच्छा मैं बताऊँ आपको, इसको बनाने में प्लास्टिक भी लगा है, इसको बनाने में पेंट भी हो रखा है, कहीं ना कहीं हमने ऑयल का यूज़ भी किया है। और अगर मान लो इसको जोड़ने के लिए फेविकोल ना लगाया होता, तो हमने इसको जोड़ने के लिए नेल्स लगा रखे हैं, फेविकोल लगा रखा है, बहुत सारा मटेरियल हमने इसके अंदर लगा रखा है। आप बताइए, नेल्स भी मटेरियल है, प्लास्टिक भी मटेरियल है, फेविकोल भी मटेरियल है, ऑयल और पेंट जो हुआ है वो भी मटेरियल है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दुकानों पे मिलती हैं, खरीदा बेचा जा सकता है, और इसमें यूज़ हुआ है। सारा मटेरियल नहीं लेंगे, वो मटेरियल जो फिनिश गुड्स में आपने लगाया है वो या तो डायरेक्ट होगा या फिर क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। आप इस टेबल को देख के बताइए, क्या आप इसमें जो पेंट लगा हुआ, ऑयल ऑयल जो यूज हुआ है, क्या आप उसे डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं? मतलब आप दुकान पे गए और आपने दुकान वाले को जाके कहा, अरे भैया वो ऑयल वाला स्टूल देना। ऑयल वाला स्टूल, ये कौन सा स्टूल होता है? या दुकान पे गए जी, वो नेल्स वाली चेयर देना। क्यों भैया, नेल्स पे बैठना है? नेल्स वाली चेयर कौन सी होती है? क्या नेल्स को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? नेल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मेन फीचर क्या है इसका, पहचान किससे इसकी? आप इस स्टूल को देख के कौन से मटेरियल को डायरेक्टली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं? प्लास्टिक। प्लास्टिक के अलावा दूसरा आइडेंटिफाइड करके बताओ। क्या बता सकते हैं फेविकोल कितना लगा है? अच्छा, कोई स्टूल को देख के बोल देगा वाह फेविकोल का स्टूल है? प्लास्टिक का भाई। हाँ, अगर ये बनाई फेविकोल का है तो फेविकोल डायरेक्ट मटेरियल। तो इसमें इसमें वो मटेरियल जो डायरेक्टली आइडेंटिफाइड हो जाएगा वो तो डायरेक्ट मटेरियल है, बाकी सारे क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में हम क्या लिख सकते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल में लिख सकते हैं विच इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल, विच इज नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोडक्ट में लगा नहीं है, प्रोडक्ट में लगा तो है, तभी तो कोर्स है।
अरे कोई कॉस्ट आपने प्रोडक्ट में लगाई ही नहीं तो वो कॉस्ट कैसे हो जाएगी? कॉस्ट तो तभी बनेगी ना जब प्रोडक्ट में लगी होगी। इसका मतलब प्रोडक्ट में लगा तो है, लेकिन इसे आप क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। किसके साथ? विद फिनिश प्रोडक्ट। इसको अगर सिंपल हिंदी में बात करें तो ये हमारे मास्टर ने कहा था कि बेटे डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे फिनिश प्रोडक्ट की पहचान होती है, जिससे आप अपने फिनिश प्रोडक्ट को क्या कर पाते हैं, पहचान पाते हैं। जैसे आप बताइए बेटे, मैंने क्या पहन रखी है? मैंने शर्ट पहन रखी है। क्या पहन रखी है? शर्ट पहन रखी है। अच्छा, ये शर्ट बनाने में एक तो आपका फैब्रिक लगा हुआ है, फैब्रिक बोले तो कपड़ा, क्लोथ लगा हुआ है। इसमें थ्रेड का यूज हुआ है, धागा। इसमें कलर भी यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? कलर भी यूज हुआ है। ठीक है। पैंट में चैन वगैरह भी लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं जैसे ही एंट्री किया, आपने मेरी पैंट को देख के कहा वाह क्या चैन वाली पैंट है। चैन वाली पैंट को भाई ऐसे कौन पहचान करता है मेरे भाई? पहचान पैंट शर्ट की पहचान किससे होती है? कपड़े से। तो वो जो फैब्रिक आपने यूज किया है ना, फैब्रिक से पहचान है उसकी कि भाई सूती कपड़ा है, खादी का कपड़ा है, कौन सा कपड़ा यूज किया है। तो वो जो क्लोथ है, क्लोथ इज अ डायरेक्ट मटेरियल। और जो ये बटन बटन लगे हुए हैं ना, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। देखो बटन लगा हुआ है ना, इसमें 4 बटन और लगा देंगे, इस शर्ट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इसमें 2 बटन हटा दें, इस शर्ट की वॉल्यूम पे कोई फर्क पड़ेगा? तो डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो अपने फिनिश प्रोडक्ट के वॉल्यूम में चेंज करा सकता है। जैसे ये स्टूल हमने अभी देखा, इसमें अगर 2 किलो प्लास्टिक और जोड़ दिया जाए तो ये स्टूल क्या बन जाएगा? और बड़ा बन जाएगा। 5 किलो इसमें क्या लगा दें, प्लास्टिक और लगा दें तो ये और बड़ा बन जाएगा। लेकिन इसी स्टूल के ऊपर आप कितना भी ऑयल डालते रहें, मैं कहता हूं इसके ऊपर 10 किलो ऑयल डाल दो, क्या इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स दैट वो सभी एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट के साथ क्या है, डायरेक्टली आइडेंटिफेबल, वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो नहीं है वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी इनडायरेक्ट कॉस्ट। एग्जांपल देखिए जल्दी से। एग्जांपल की अगर बात करें, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे प्लास्टिक फॉर चेयर। प्लास्टिक फॉर चेयर। इनडायरेक्ट मटेरियल बोलिए बेटे। इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या लिखेंगे? हाँ, नेल्स, ऑयल, फेविकॉल, फॉर चेयर। ये भी चेयर बनाने में लगे हैं, लेकिन ये क्या है? डायरेक्टली आइडेंटिफेबल नहीं है। अच्छा, आप सबके पास रजिस्टर है ना? रजिस्टर को देखिए, देखिए एक बार, देना बेटे को रजिस्टर। बताइए क्या दिखाई दे रहा है बेटे? वेरी गुड। रजिस्टर नहीं कहा, रजिस्टर नाम है इसका। दिखाई रजिस्टर नहीं दे रहा, दिखाई पेज दे रहे हैं। लेकिन बताओ ना, बाइंडिंग करने के लिए देखो ये डबल किया हुआ ना, नेल्स वगैरह यूज हुआ है ना, या धागे की बाइंडिंग कर देते हैं, या फिर फेविकोल लगा देते हैं। तो इसमें 2-3 प्रकार के मटेरियल लगते हैं। एक तो पेपर लगता है, पेज पेपर। दूसरा इसमें फेविकोल लगता है। तो कभी आपने दुकान पे, दिल पे हाथ रख के बताना, कभी दुकान पे जाके कहा है फेविकोल वाला रजिस्टर दे दो? पेपर का होता भाई। अच्छा, इससे पहचान किससे इसकी, फेविकोल से या पेपर से? पेपर से है, पेजेस से है। अच्छा, इसमें फेविकोल लगाएं या धागा लगाएं कोई फर्क पड़ेगा? इसके वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? लेकिन इसी में 100-200 पेज और डाल दें, ये काफ़ी मोटा बड़ा बन जाएगा। बड़े बड़े पेज लगा दें, बड़ा बन जाएगा। तो वॉल्यूम में कौन चेंज करा सकता है? डायरेक्ट मटेरियल। क्या इनडायरेक्ट मटेरियल करा सकता है? नहीं करा सकता। तो ऐसा मटेरियल जो इसके वॉल्यूम में चेंज करा दे वो तो डायरेक्ट मटेरियल। जो नहीं करा पाए वो क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। जिससे इसकी पहचान है, डायरेक्टली आइडेंटिफेबल, वो डायरेक्ट मटेरियल। बाकी सारे क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। जल्दी से 1-2 एग्जांपल और देता हूँ लेबर का, बस। आपने कभी फैक्ट्री देखी कोई? गए हैं कभी फैक्ट्री में? श्री सीमेंट गए हैं? टावर के अंदर है। जाने का मौका मिलेगा बहुत, जब ट्रेनिंग करेंगे तो बहुत बार जाना पड़ेगा, ठीक है। श्री सीमेंट के अंदर आप देखना, वो 2-4-5-10 किलोमीटर में फैली है, काफ़ी बड़े एरिया में है। उनका एक मेन गेट है, और गेट पे 2-4 लोग ऐसे खड़े रहते हैं बस। कोई आता है गेट खोल देते हैं, कोई जाता है तो वापस गेट बंद कर देते हैं। उसे कहते हैं चौकीदार, गेट कीपर। क्या बोलते हैं? अच्छा, वो गेट कीपर उस कंपनी का लेबर ही तो है, एम्प्लॉई ही तो है। फिर आप थोड़ा अंदर जाते हैं तो वो श्री सीमेंट का एक ऑफिस दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? ऑफिस। देखो ऑफिस में आप देखना,
10 12 20 लोग बैठे होंगे। कोई कॉस्ट अकाउंटेंट होगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, कोई कंपनी का मैनेजर होगा, कोई जनरल मैनेजर होगा, कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, उसका केबिन भी अंदर ही हो, कोई अकाउंटेंट होगा, कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर होगा, कोई रिसेप्शन पे होगा, वहां पर भी चाय पिलाने के लिए एक अलग से, ठीक है, चौकीदार होगा। ये भी तो सभी लोग लेबर ही तो है ना, ये भी तो उस कंपनी की एम्प्लॉई है ना जी। गेट पे खड़ा हुआ भी कंपनी का एम्प्लॉई है, ऑफिस में बैठा हुआ मैनेजर भी क्या है, कंपनी का एम्प्लॉई है। दोनों को पेमेंट दे रही है श्री सीमेंट, लेबर कॉस्ट में आएगी, लेबर कॉस्ट तो है। अच्छा, आपने गेट कीपर से पूछा भाई तुम कौन हो, आप ये जानना चाहते थे डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर। उसने कहा भाई मैं तो इस कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, मेरी पोस्ट है गेट कीपर की। मैनेजर से पूछा भाई तुम कौन हो, भैया मैं इस कंपनी का एम्प्लॉई हूँ, मेरी पोस्ट क्या है, मैनेजर की, कॉस्ट अकाउंटेंट की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जो भी है आपका, ठीक है। आपने उन मैनेजर से पूछा भाई आप डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, बोले जी हमें नहीं पता, वो तो आप पता लगा लो। तो हमने कहा चलो एक काम करो, आप ये बताओ आपका जहाँ सीमेंट बनती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वो एरिया बताइए कहाँ है। उनका जी थोड़ा अंदर जाएंगे 1 2 किलोमीटर अंदर, वहाँ मशीनें चल रही होंगी, वहाँ से बेल्ट लगा रखे हैं, उसके ऊपर वो पहाड़ के पत्थर तोड़ते हैं, उस बेल्ट के ऊपर जाते हैं, बाद में वो मशीनों में जाके गिर जाते हैं, फिर चकनाचूर कर देते हैं, फिर उसको सीमेंट अलग निकाल देते हैं, क्रेशर अलग निकाल देते हैं, बजरी अलग निकाल देते हैं। अच्छा ठीक है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स दैट जहाँ पर एक्चुअली में प्रोडक्शन होता है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं। चेयर बनाने वाली कंपनी है तो लकड़ी काट काट के क्या बना रहे होंगे, चेयर बना रहे होंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके क्या देखते हैं, बहुत सारे कारपेंटर लकड़ी को काट काट कर, मैं अब देखो सीमेंट की बात नहीं कर रहा, लकड़ी की बात, मान लो उसको चेयर भी बनाती है, तो लकड़ी को काट काट के क्या बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं। कुछ लोग लकड़ी को पकड़ाने का काम कर रहे हैं, फेविकोल को पकड़ाने का काम कर रहे हैं, वो हेल्पर है। उन सभी 20 50 कारपेंटर के ऊपर एक सुपरवाइजर है या 2 सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर क्या कर रहा है, सबका टाइम नोट कर रहा है, नाम नोट कर रहा है, किसने कितनी चेयर बनाई, एक चेयर बनाने में कितना समय लिया, ठीक है, आइडल टाइम कितना हुआ, सब उसमें नोट कर रहा है वो। उसे बोलते हैं जॉब कार्ड, क्या बोलते हैं, वो लेबर के जॉब कार्ड में एंट्री कर रहा है। इसके लिए आपको लेबर कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। ये सारी बातें समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ना पड़ेगा। अच्छा फिर हमने देखो, हमने सभी लोगों से पूछा, वहाँ सुपरवाइजर भी था, फैक्ट्री का मैनेजर भी था, प्रोडक्शन मैनेजर जिसे कहते हैं, और वो कारपेंटर भी थे, भाई आप लोग कौन है। सबने कहा भाई हम तो इस कंपनी के लेबर हैं। अच्छा ये भी लेबर, मैनेजर भी लेबर, गेट कीपर भी लेबर, डायरेक्टर वो होगा वो भी उस कंपनी में काम करता है तो वो भी क्या है, वो भी लेबर ही है। लेकिन आप बताइए ना, एक तो डायरेक्टर को लेबर कहें और एक वो सामान उठाने वाले लेबर कहें, सेम कैटेगरी नहीं लगती। इसलिए पोस्ट बनाई गई है, क्या बनाई गई है, पोस्ट। जैसे आप एज ए सीएमए किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे और आपको देखिए बोलेगी लेबर चला रहा है, कैसा लगेगा यार। लेबर तो उसे बोलते हैं, सामान उठाने वाले को जो हमारे घर पे दिहाड़ी करने आता है उसको लेबर बोलते हैं। इसलिए थोड़ा सा पोस्ट का नाम देके थोड़ा सा आपको तसल्ली दी गई है कि आप मैनेजर हैं, आप कॉस्ट अकाउंटेंट है तो नौकरी, काम तो करेंगे ना किसी के अंडर। किसी के अंडर में काम करने वाले सारे क्या होते हैं, नौकरी होते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। अच्छा हमने कहा भाई आप में से डायरेक्ट लेबर कौन है, इनडायरेक्ट कौन है, बोला जी हमें नहीं पता। तो हमारे दिमाग में एक बात आई, हमने एक चेयर उठाई, वो चेयर उठाई और हमने कहा ये चेयर किसने बनाई है। तो मान लीजिए मिस्टर रामलाल भागे भागे आया, सर ये चेयर मैंने बनाई है। मैंने कहा पगले आइडेंटिफाइड हो गया, यू लेबर। कौन सा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कौन है, द पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स ऑन हिज ओन हैंड्स। वो इंसान जो चेयर बनाता है, देखो हमारा मेन काम क्या है, चेयर बनाने का। एग्जाम्पल हमने किसका लिया था, चेयर का। तो चेयर बनाने में जो डायरेक्टली लगा हुआ है, अपने हाथ से लकड़ी काट काट कर क्या बना रहा है, चेयर बना रहा है, उसे कारपेंटर को, उस बढ़ई को, उस खाती को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लेबर। और बाकी सब लोग जो उसके हेल्पिंग बॉडी में लगे हुए हैं, देखो हेल्पर क्या कर रहा है, लकड़ी पकड़ाने का काम कर रहा है, सुपरवाइजर क्या कर रहा है, सारे सिस्टम को सुपरवाइज कर रहा है, मैं उसके ऊपर कौन है, मैनेजर, उसके ऊपर कौन है, डायरेक्टर। तो वो लोग भी तो चेयर बनाने के काम में सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो हेल्पिंग बॉडीज कहते हैं। तो वो भी लेबर हैं, उनकी कॉस्ट भी लेबर कॉस्ट के नाम पे आएगी, लेकिन डायरेक्ट लेबर नहीं, क्या, इनडायरेक्ट लेबर। तो आप जब किसी कंपनी में अपॉइंट करेंगे ना, आप डायरेक्ट लेबर नहीं होंगे, आप क्या होंगे, इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर क्या हुआ, द पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स ऑन हिज ओन हैंड्स। और इनडायरेक्ट कौन सा है, जो नहीं बनाता है, लेकिन क्या केवल क्या करता है, हेल्प करता है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल करने के लिए, सेल मैनेजर। तो ये सभी लोग क्या होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर। बाकी बात क्लास में करेंगे, इतना एक बार आप वाइज करके आएंगे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। मार्जिनल अगली क्लास में कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कंट्रीब्यूशन से। थैंक यू।